हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो जिसके अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न आते हैं, ये उसी डिवीज़न का क्वेश्चन है जिसका एग्ज़ाम डेट है 13/7/2024 को। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को बनाया गया है। बाकी के 21 से लेके 71 तक के क्वेश्चन ऐसे हैं। 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन सिर्फ वैगन रिलेटेड थे। 21 से लेके 71 तक के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैरेज के लिए, वैगन के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये बीच का क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट या पास पीटीओ रूल्स, ये सब जो होता है वो पोर्शन है। किसी भी क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैरेज, एक वैगन और एक ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें दोनों के यूज का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग उसी को करेंगे, दूसरा पार्ट जो कि 21 से शुरू होता है। चलिए ये जो एग्ज़ाम है ये मुगल सराय वाला, इसमें टोटल जो सीटें थी उसमें 31 सीट थी, लेकिन 21 का ही रिजल्ट हुआ है। 10 सीट वैकेंट ही रह गया है। ये हमारे से यहाँ से भी कई लोगों का रिजल्ट हुआ था। उसमें एक थे रामेश्वर बैठा, बहुत ही अच्छा उनका यहाँ तैयारी थी और मुगल सराय डिवीज़न में उनका रिजल्ट भी हुआ है। और भी कई थे, लेकिन फ़िलहाल उसको नाम ध्यान में नहीं है। जो भी यहाँ से जुड़ते हैं रिजल्ट ज़रूर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से 20 तक के क्वेश्चन को पार्ट 1 में बनाया गया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दिया जाएगा, आप पार्ट 1 उसमें जाके देख सकते हैं। 21 देखिए, द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर इज़ वेरीफाइड आफ्टर एवरी। जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है वो ऐसा स्टोर होता है, इम्प्रेस्ड स्टोर हर स्टोर का भी एक बहुत ही खूबसूरत PDF बनाया गया है और उसका वीडियो भी बनाया गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा उसमें है। ठीक है, स्टॉक में जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है, डेड स्टॉक होता है, ये सब सारे जो स्टॉक्स होते हैं उसके जो कैटेगरीज होते हैं, उसका जो वैल्यू होता है, कॉस्ट होता है, सबका वेरिफिकेशन का जो टाइम होता है, ये सारे उसमें दिए गए हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टॉक पहले देखते हैं। ये जो स्टोर है, ये इम्प्रेस्ड स्टोर है। पहले जो स्टॉक का वेरिफिकेशन होता क्यों है ये हम बताना चाहते हैं। जो स्टॉक का वेरिफिकेशन है वो ये किसी प्रकार के जो रेलवे में स्टोर हैं उसमें महंगे महंगे सामान हैं जो कॉस्टली भी हैं और कुछ सस्ते सामान भी हैं। उन सब सामानों में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए, किसी प्रकार की चोरी ना हो जाए, किसी प्रकार का से वो डैमेज ना हो जाए, ये सारे चीज़ को ध्यान में रख कर स्टोर का वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि इन सब चीज़ों से ये बचा रहे। ठीक है, इसीलिए इसको ये वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो 2 साल में एक बार होता है। ऐसा स्टोर ये है जो नियमित जिसकी ज़रूरत है और उसको मार्केट से लाके, ठीक है, उसको रखा जाता है, उसी को जो इम्प्रेस्ड स्टोर होते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो आइटम्स ऑफ स्टॉक, इम्प्रेस्ड स्टोर की यदि परिभाषा बोलें तो आइटम्स ऑफ स्टॉक विच आर केप्ट इन स्टॉक इन एडवांस फॉर डेली नीड, मतलब डेली जो आवश्यकता है उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इसको एडवांस में ला कर रखा जाता है। दे आर केप्ट फॉर रिपेयर एंड रनिंग शेड, ये रिपेयर है, रनिंग शेड है, ट्रेन टेस्टिंग है, स्टेशन है या हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जैसे यदि बैटरी है, BP का मशीन है, बैटरी कई प्रकार के बैटरी इसका इस्तेमाल होता है। BP मशीन में अलग बैटरी लगता है, हॉस्पिटल में टॉर्च का इस्तेमाल अगर होता है तो टॉर्च है। हॉस्पिटल में जो कुछ और सामान हैं कुछ, तो वो सारे सामान मंगा के रखे जाते हैं। वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो अपने स्टोर में नहीं होते हैं, तो इम्प्रेस्ड स्टोर के तहत उसको मंगा कर रखा जाता है। उसका वेरिफिकेशन 2 साल में एक बार होता है, याद रखिएगा। स्टोर में जो सामान है उसको कई कैटेगरियों में बांटा गया है। कई वीडियो में हमने ये बात बताया है, फिर से एक बार आपको जान लेना है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ये कैटेगरी वाले से। इसमें एक A कैटेगरी आइटम होता है, एक B कैटेगरी आइटम होता है, एक C कैटेगरी आइटम होता है। ठीक है, मेन रूप से A कैटेगरी जो आइटम्स होते हैं उसका जो स्टॉक होता है, कुल स्टॉक का 5% होता है। ठीक है, यदि 100 सामान हमने मंगाया है तो 5 सामान A कैटेगरी का होगा, 15 सामान B कैटेगरी का होगा और 80 सामान जो है वो C कैटेगरी का होगा। ठीक है, तो A कैटेगरी का सामान 5% ही है, इसका मतलब ये बहुत ही कॉस्टली है और रियली में ये कॉस्टली होता है। इसमें
मनी जो खर्च होता है, पैसे जो खर्च होते हैं मंगाने में, यानी कि इसका जो कॉस्ट वैल्यू है वो कुल सामान का 70% इसमें लग जाता है। यानी कि सामान तो मात्र 5% ही है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ए कैटेगरी सामान का जो स्टॉक है वो 5% होता है, बी कैटेगरी सामान का स्टॉक 15% होता है और सी कैटेगरी सामान का जो स्टॉक होता है वो 80% होता है। लेकिन कॉस्ट वैल्यू जो होता है ए कैटेगरी का 70% होता है, बी कैटेगरी का 20% होता है और सी कैटेगरी जो आइटम होते हैं उसके 10% होते हैं। मतलब ये है तो टोटल पार्ट का 80%, लेकिन इसमें खर्च बहुत कम आया है, 10% ही हुआ है, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ए कैटेगरी जो आइटम होते हैं उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो 6 महीने में एक बार होता है, इसलिए क्योंकि ये कॉस्टली है। बी कैटेगरी के जो आइटम है इसमें 1 साल में इसका एक बार वेरिफिकेशन होता है और सी कैटेगरी के जो आइटम है वो 2 साल में एक बार इसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और इम्प्रेस स्टोर का तो आपने देख ही लिया कि 2 साल में एक बार होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। करेक्ट आंसर इज, सही उत्तर क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डॉरी इज अगेंस्ट कंडक्ट रूल। दहेज जो है रेल सेवा कंडक्ट रूल 1966 है ना, उसमें कहा गया है कि रूल नंबर 13, याद रखिएगा रूल नंबर 13 में है गिफ्ट और रूल नंबर 13 का ए में है डॉरी यानी कि दहेज। याद रखिएगा रूल नंबर 13 में गिफ्ट है और 13 का ए में है डॉरी, जिसमें कहा गया है कि दहेज किसी भी प्रकार से लेना और देना प्रोहिबिटेड है, वर्जित है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी को आपको करेक्ट या रॉन्ग करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ डॉरी इज़ अगेंस्ट कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल के अंतर्गत जो दहेज है वो स्वीकार नियमों के विरुद्ध है। दहेज स्वीकार करना आचरण नियमों के विरुद्ध है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, डॉरी कैन बी एक्सेप्टेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट विथ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब कि जो दहेज का स्वीकार करना प्रशासनिक स्वीकृति के निर्धारित सीमा के भीतर किया जा सकता है, ये भी गलत है, ये गलत है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी प्रकार के रूल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दहेज लेना या देना है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सही उत्तर हमें चुनना है। गैम्बलिंग इज नॉट अगेंस्ट सर्विस कंडक्ट रूल। जुआ खेलना सर्विस आचरण नियम के विरुद्ध नहीं है, ये भी गलत है, ये तो विरुद्ध ही है, ठीक है। तो केवल एक जो है ये करेक्ट है, 22 का सी केवल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू। जो रेलवे सेवा कंडक्ट रूल 1966 जो है वो किस पर लागू होता है? तो जितने भी गस्टेड और नॉन गस्टेड एम्प्लॉय हैं ये सब पर लागू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये वेलफेयर इंस्पेक्टर या ओएस या जो एपीओ की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल ये क्वेश्चन है, ये सब आते हैं वहाँ से। करेक्ट आंसर चुनना है। SF1 क्या है? सस्पेंशन है, आप जानते हैं। SF7 क्या है? SF7 है अपॉइंटिंग जो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है वो SF7 के अंतर्गत होती है। SF3 क्या है? सर्टिफिकेट फिनिशिंग फॉर सस्पेंडेड एम्प्लॉय अबाउट हिज नॉन एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो सस्पेंड एम्प्लॉय हो गया है अब वो एम्प्लॉय नहीं है, उसी के लिए एक सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, वही SF3 है, ठीक है। और SF2 क्या है? SF2 है डिम्ड सस्पेंशन। SF2 डिम्ड सस्पेंशन है। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें ये भी गलत है, जो हमने बोला वो भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सब गलत है। तो यानी नन ऑफ द एबव। सही क्या है जो हमने आपको बता दिया वही सही था, और बाकी इसमें ऑप्शन के अनुसार कोई भी करेक्ट मैचिंग नहीं किया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए, इसमें थोड़ा सस्पेंशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन सा रूल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। SF1 जो होता है वो सस्पेंशन होता है, SF2 होता है डिम्ड सस्पेंशन होता है, SF3 जो है हमने बताया कि सर्टिफिकेट फिनिशिंग, मतलब कि जो सस्पेंड हो गया है एम्प्लॉय वो नॉन एम्प्लॉय है, ऐसा सर्टिफिकेट एक फिनिशिंग दिया जाता है कि वो नॉन एम्प्लॉयमेंट है। SF4 होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन से बहाली। SF5 होता है मेजर पेनल्टी। SF6 होता है SF6 होता है
परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिफ्यूज़ टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट SF6 होता है। और SF7 तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की नियुक्ति आप जानते ही हैं। और SF8 जो होता है इनको अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति जो होता है वो SF8 के अंतर्गत होता है। उसके बाद SF9 भी है जो कि आपको जानना है। SF9 डिलीट कर दिया गया है, SF9 नहीं है, ठीक है। SF10 है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कॉमन प्रोसीडिंग। एक से अधिक कर्मचारी यदि किसी मामले में लिप्त पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होती है वो होता है डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कॉमन प्रोसीडिंग, ठीक है। वो SF10 के अंतर्गत होता है। SF10 का A भी होता है, उसमें होता है अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी इन कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग जब चल रहा है तो उसमें इंक्वायरी जो ऑफिसर की नियुक्ति होगी वो 10A SF10A के अंतर्गत होगी। और SF10B के अंतर्गत जो होगा कॉमन प्रोसीडिंग में जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर की वो SF10B के अंतर्गत होगा। और SF11 तो आप जानते हैं माइनर पेनल्टी होता है। और SF11 का जो B है वो होता है प्रपोजल फॉर होल्ड द इंक्वायरी इन केस ऑफ माइनर पेनल्टी बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा जो है होल्ड करना है प्रपोजल इन केस ऑफ माइनर पेनल्टी। उसके बाद 11 का C भी होता है, SF11 का C। इसमें क्या होता है इम्पोज माइनर पेनल्टी इन केस ऑफ इंक्वायरी चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इशूड। मेजर पेनल्टी इशू हो गया था लेकिन इसको माइनर पेनल्टी इशू करने के लिए 11 का C इस्तेमाल किया जाता है। और इतना सारा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद के जो हैं वो रेयर में आते हैं और वो रिटायर एम्प्लॉय के लिए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अभी जो भी हमने बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहे एग्जाम के व्यू से, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च जो अनुशासनिक अधिकारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच फॉर्म यूज फॉर इशूइंग चार्जशीट फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय? रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए चार्जशीट इशू करने के लिए कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो SF14 SF14 जो होता है वो रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रूल 25 ऑफ D&A रूल, जो D&A रूल के अंतर्गत 25 जो नियम स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है और रूल अलग है। 1 से लेके 31 रूल तक आपको ध्यान में रखना है यदि आप वेलफेयर की तैयारी करते हैं। JEE वाले में उतना डीपली नहीं आता है लेकिन वेलफेयर वाले में, OS वाले में और APO वाले में डीपली आता है। तो आपको 31 रूल याद होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है रूल नंबर 25 क्या बोलता है? रूल नंबर 25 क्या कहता है? रिवीजन एंड रिव्यू। तो इसमें रिवीजन A में दिया है तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूल नंबर 24 यदि आपसे पूछा जाता है तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर NG स्टाफ यानी नॉन गस्टेड स्टाफ, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? DAR 1968 हैज़ डैश पेनाल्टीज़। DAR 96 में कितने दंड हैं? तो 11 प्रकार के हैं, 11 दंड है, SF11 तक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। NPS वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम। NPS 1/1/2004 से इसकी शुरुआत की गई है, 1/1/2004 से। उसके बाद करेक्ट आंसर इज, कौन सा करेक्ट आंसर है? मैक्सिमम परसेंटेज और पेंशन कम्यूटेशन जो पेंशन का जो कम्यूटेशन होता है वो 40% होता है, 45% नहीं होता है। मैक्सिमम अमाउंट DCRG 15 लाख नहीं होता है, ये भी 25 लाख होता है, ये भी गलत हो गया। NPS कार्ड है 15 डिजिट, ये भी गलत है, NPS कार्ड में 15 डिजिट नहीं होता है। आप अपना NPS कार्ड में देख लीजिएगा। उसके बाद जो D है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इज 1,25,000 पर मंथ है। हाँ, पेंशन का जो मैक्सिमम अमाउंट है नया रूल के अनुसार वो 1,25,000 है, तो ये करेक्ट है, D इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। APAR स्टैंड फॉर अपार। आपका अपार हर साल बढ़ा जाता है, उसमें गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग भी आपको दिया जाता है। तो अपार का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका जो फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ठीक है। सब में आंसर डार्क इसलिए किया हुआ है कि हमारा जो टेस्ट होता है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। पहले तो क्वेश्चन में कोई भी आंसर नहीं रहेगा और दूसरे क्वेश्चन में आंसर डार्क रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है
कि आप एक बार ओवर थ्रोली इसको पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से उसको याद कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देने का इच्छा हो तो दूसरा पीडीएफ से टेस्ट देके और इस पीडीएफ के क्वेश्चन से उसका आंसर मिलान कर सकते हैं। आपको कितना नंबर आया वो भी आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम भी जो 10 सेट का एक वॉल्यूम जो बनाया जाता है वो भी इसी तरह बनाया जाता है। तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो 31 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर नॉट मोर देन ईयर्स। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो 5 साल से अधिक नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की छुट्टी को ऐड करके टोटल 5 साल ही दिया जाता है। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। करेक्ट मैच इज, कौन सा सही मिलान है? मैटरनिटी लीव 180 डेज का होता है, ये बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल लीव 28 मंथ्स का होता है। हॉस्पिटल लीव 28 मंथ का नहीं होता, 24 मंथ का होता है। ठीक है, हॉस्पिटल लीव जो हॉस्पिटल लीव जो होता है टोटल 24 मंथ्स का होता है। हॉस्पिटल लीव जो होता है टोटल 24 मंथ्स का होता है और उसमें कंडीशंस भी है। इसको अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ ऐड करके आप 28 मंथ्स तक इसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 28 मंथ्स का नहीं है, 24 मंथ्स का ही है। इसमें एक और कंडीशन है हॉस्पिटल लीव में कि इसमें जो फर्स्ट 120 डेज जो है, एक हॉस्पिटल लीव यदि आप लेते हैं तो पहला 120 दिन आपको LAP के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, यानी कि फुल पेमेंट। उसके बाद का जो पीरियड है वो LHAP के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि हाफ पेमेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। एक और इसमें कंडीशन है कि GM के पास पावर इतना है कि अनलिमिटेड पीरियड तक हॉस्पिटल लीव किसी भी कर्मचारी को दे सकते हैं GM। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा हॉस्पिटल के बारे में। तो ये इसका जो ये गलत हो गया, 24 मंथ होना चाहिए। अब इसको CCL लीव, चाइल्ड केयर लीव जो है 730 दिन का होता है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 क्योंकि सही मिलान करना है। 1 सही है, अच्छा ये छूट गया है। पैटर्निटी लीव 15 दिन का होता है लेकिन 30 लिखा होता है, ये गलत हो गया। 1 सही है, 3 सही है। हॉस्पिटल लीव ये भी, इसमें 1 सही है, 3 सही है, 1 और 3 ही सही होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको अन्य प्रकार की लीव जोड़कर जो ऑप्शन बनता है उसके अनुसार इसको सही लिया गया है। तो आप इसको 1, 3, 4 जी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार 1, 3, 4 इसको हम सही ले सकते हैं। यदि ऑप्शन में होता 1, 3 तो वही करेक्ट होता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन के अनुसार ये सही हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल लीव अन्य प्रकार की लीव को जोड़कर 28 मंथ्स ले सकते हैं। तो इसके ऑप्शन के अनुसार ये सही हुआ है। ये C इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डेज RH कैन बी अवेल्ड बाय वर्कशॉप स्टाफ। RH का मतलब हो गया रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। किसी भी जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे नायर है, इरमी है या बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें जो ऑफिस हैं या उस तरह के बड़े बड़े जो ऑफिस हैं मिनिस्ट्रियल टाइप के, CWM ऑफिस है, GM ऑफिस है, DRM ऑफिस है, उसमें जो काम करने वाले स्टाफ हैं उनके लिए ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे दिया गया। 2 दिन का उनको RH दिया जाता है अलग से। वर्कशॉप स्टाफ जो है, टेक्नीशियन वगैरह, इनको ये लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, नन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जो छुट्टी दिए गए हैं, हॉलीडे दिए गए हैं, उसके अलावे 2 दिन का दिया जाता है। और वहाँ ये भी रूल है कि शनिवार और संडे 2 दिन का क्लोजिंग होता है, 2 दिन बंद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सीनियरिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किसी को दिया जाता है तो सीनियरिटी उसका इफेक्टिव होता है, मतलब प्रभावित होता है। ये गलत बात है, कोई सीनियरिटी प्रभावित नहीं होगा प्रशासनिक आधार पर यदि आपको ट्रांसफ़र किया जाता है तो। ठीक है, इसमें सुनना, सही उत्तर चुनना है। दूसरा क्या है, सीनियरिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट के हिसाब से यदि ट्रांसफ़र लेते हैं तो सीनियरिटी भी जा सकता है। ठीक है, तो ये B इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 देखिए। डैश कैन रिलैक्स रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। भर्ती मानदंड में जो ढील दे सकता है वो रेलवे बोर्ड है। ठीक है, और किसी के पास ये पावर नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
देयर शुड बी ए गैप ऑफ मिनिमम डैश मंथ बिटवीन 2 ट्रेड टेस्ट, 2 ट्रेड टेस्ट के बीच कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। HRA इज डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स, 3 जोन में HRA को विभाजित किया गया है, एक्स वाई जेड। एक्स कैटेगरी में शुरू में जब डिवाइड किया गया था तो एक्स कैटेगरी में 9% HRA दिया जाता था, वाई कैटेगरी में 18% HRA दिया जाता था और एक्स जेड कैटेगरी में 27% HRA दिया जाता था। लेकिन अब जैसे ही DA 50% हो गया है तो उसमें 10, 20 और 30 का कम्बिनेशन बना दिया गया, ठीक है, यानी कि एक्स में 10, वाई में 20 और जेड में 30 का। एक्स में 30, वाई में 20 और जेड में 10, ठीक है। एक्स कैटेगरी में 30%, वाई कैटेगरी में 20% और जेड कैटेगरी में 10%, ऐसा पहले था। 9, 18 और 27 था। DA 50% होने के बाद ये सब संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्टाफ आर गवर्न अंडर HOER, HOER के अंदर कौन शामिल हैं? HOER कैजुअल लेबर आते हैं, RPF नहीं आते हैं, ठीक है, कैजुअल लेबर आता है। तो याद रखिएगा जो HOER रूल है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो इसी में ये पूछा गया है कि कौन नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं ये पूछा गया था, ठीक है। तो हमने देखा हुई कौन नहीं आते हैं, और भी बहुत सारे उससे क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखते हैं। चेंज इन HOER, HOER का जो क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, इंटेंसिव होते हैं, इसेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, इन सबको बांटा गया है। एक एक्सक्लूडेड भी होता है, ठीक है। तो उसका बदलाव जो है रेलवे के अंतर्गत कौन कर सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे के अंतर्गत इसका बदलाव कौन कर सकता है, HOER का रेलवे के अंतर्गत कौन करेगा इसका बदलाव, वही आपसे पूछा जाए। तो इसमें PCPO इसका करेक्ट आंसर होगा, PCPO करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा PCPO करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ये करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 41 है फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड, फैक्ट्री एक्ट। चलिए फैक्ट्री एक्ट देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट वाला, फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डैश फैसिलिटी, फैक्ट्री एक्ट में सुविधाएं कौन कौन सी दी गई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सुविधाएं दी गई है, क्रेच का मतलब हो गया कि जिसके 6 साल से कम के बच्चे हैं, जिस महिला कर्मचारी के 6 साल से कम के बच्चे हैं, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यानी कि दूध पिलाने के लिए एक जगह दिया जाता है, साइड में जगह दिया जाता है, क्योंकि जो दूध पिलाना है वो थोड़ा सा पर्दा का चीज़ है, मतलब साइड में पिलाना चाहिए, तो इसलिए क्रेच का व्यवस्था किया गया है। कैंटीन, खाना खाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। रेस्ट रूम की भी व्यवस्था दी गई है, लंच रूम की भी व्यवस्था दी गई है, वॉशरूम की भी व्यवस्था दी गई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी करेक्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, टोटल रेलवे RRB जो है 21 है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई वो थे। आगे देखते हैं 44। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ नॉट डन इन ग्रुप, B ग्रुप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। A ग्रुप में है, C ग्रुप में है, D ग्रुप में है, लेकिन B ग्रुप में नहीं है। प्रमोशन से होता है, जो नायर अभी एग्ज़ाम वैकेंसी निकालती है तो उसी के अंतर्गत B ग्रुप का, AWM का, AME का, ADME का, APO का, AOM का, ये सारे पोस्ट B ग्रुप में आते हैं, उसकी नियुक्ति होती है। और AWM, AME और ADME, APO, इन सब का टेस्ट सीरीज यहाँ ज़बरदस्त चलता है, नायर के जैसा। आप लोग भाग भी लेते हैं। तो 45 जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें 44 में हो जाएगा B। 45 देखते हैं। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश कंसेक्यूटिव आवर्स इन ग्रांटेड टू रेलवे विथ क्लासिफिकेशन एज इंटेंसिव। जो इंटेंसिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉय हैं उनको वीकली रेस्ट सप्ताह में 30 दिन उनको दिया जाता है, 30 डेज वीकली रेस्ट दिया जाता है, ठीक है।
जो इंटेंसिव कैटेगरी के हैं। कंटिन्यूस कैटेगरी के हैं तो उनको भी 30 दिन ही दिया जाता है। इसेंशियल इंटरमीडिएट को 24 आवर्स दिया जाता है वीकली रेस्ट, ठीक है। और एक्सक्लूडेड का तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, काम का, तो उनको इनसे अलग है। 46 नंबर देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉय इन डिफाइन इन सेक्शन। रोजगार का वर्गीकरण धारा किसमें शामिल है? कंटिन्यूस को 130 ए के अंतर्गत रखा गया है, इंटेंसिव को 130 डी के अंतर्गत रखा गया है, इसेंशियल इंटरमीडिएट को 130 बी के अंतर्गत रखा गया है। ये तीनों करेक्ट हैं, यानी कि 46 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जीएम इज इंटाइटल फॉर डैश पास। जीएम को गोल्ड पास दिया जाता है। पहले प्लेटिनम पास आता था, लेकिन अब प्लेटिनम पास बंद हो गया है, अब गोल्ड पास ही मैक्सिमम बड़ा पास है, तो जीएम को गोल्ड पास दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हेडक्वार्टर ऑफ WCR, यानी कि WCR का जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में है, आप जानते ही हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। हु डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई ऑफिस। ई ऑफिस का डिज़ाइन और डेवलपमेंट किसने किया? NIC ने किया है। आगे देखते हैं, RTI एक्ट में 31 धाराएं हैं, ठीक है। उसके बाद मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड NPS। NPS में जो एम्प्लॉय का मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 10%, बेसिक प्लस DA का 10%। आपके पेमेंट में 2004 के बाद यदि नियुक्ति है और आप NPS में यदि आते हैं तो ये आपके पेमेंट और प्लस DA जितना दोनों मिला के होता है उसका 10% हर महीने आपको कट जाता है। आप मैसेज चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती का क्या हुआ? सेलेक्ट राइट कैंडिडेट टू फॉर राइट जॉब, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 53 देखिए, स्टडी लीव इज कंटिन्यू एज सर्विस फॉर पर्पस ऑफ ग्रेटिंग इंक्रीमेंट। वेतन वृद्धि करने के उद्देश्य से अध्ययन अवकाश के रूप में गिना जाता है। मतलब यदि स्टडी लीव में रहेंगे तो भी इंक्रीमेंट आपकी लगेगी। इसका आंसर येस हो जाएगा। उसके 54 का देखिए, जो स्टडी लीव होता है वो मैक्सिमम 24 मंथ्स का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यदि डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको 36 मंथ दिया जाता है। दोनों बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 54 का, ऑडिट इन फैक्ट्री एक्ट 1948 इज डन हु कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एज। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वयस्क, अच्छा वयस्क कौन है यही पूछा जाए, एडल्ट, ऑडिट नहीं, एडल्ट ऑफ इन फैक्ट्री एक्ट। एडल्ट जो है 18 साल यदि आपका पूर्ण गया है तो आप एडल्ट हैं। 14 साल से यदि आपकी उम्र कम है तो आप चाइल्ड हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, चाइल्ड अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1946 इज वन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, मॉड्यूल ऑफ HRMS। HRMS में कौन सा मॉड्यूल है? सेटलमेंट नहीं है, अटेंडेंस नहीं है, सैलरी भी नहीं है, ये नन ऑफ द एबव होगा। उसमें पास है, PTO है, लीव है, अवार्ड है, अपार है, ये सब है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए मैथ्स आ गए हैं क्वेश्चन, मैथ्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है जिसके मिनट की सुई 3 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 50 मीटर में कितनी दूर चलेगी? ये घड़ी है, ठीक है, और इसके मिनट की सुई ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, और इसकी नोक जो है 50 मीटर दूरी, यानी कि यहाँ से 50 मीटर चलने के लिए इसको लगभग यहाँ का समय लगेगा। वो 50 में कितनी दूर चलेगी, कितना दूर चलेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो आंसर की है, इसमें जो आंसर की है ऑलरेडी आंसर की में ही सॉल्व करके मैथ का सॉल्यूशन पेस्ट करके दे दिया जाता है, जिससे आपको यदि डिफ़िकल्ट मैथ है तो इजी वाले नहीं दिए जाते हैं। अब भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव रहेगा तो वो थोड़ी दिया जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या है कि आर्क लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है, आर दिया हुआ है रेडियस 3 सेंटीमीटर। किसी भी घड़ी में मिनट की सुई यदि दिया हुआ है, इसका मतलब वो रेडियस है। मिनट की सुई बीच में इसका सेंटर होगा और यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यानी कि वो रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल लेंथ निकालना है, 50 मिनट दूरी तय करने में इसकी जो एल होगा वो निकालना है। तो एल बराबर आर थीटा होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है एल बराबर आर थीटा। तो 50 मिनट में 360 डिग्री बटे 60 गुना 50 मिनट में इतना घूमेगा, ठीक है। इसको कट कुट करेंगे तो 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
रेडियन में इसको अगर मेजर करेंगे तो रेडियन बराबर होता है पाई बाई 180 गुने थीटा, यानी कि पाई बाई 180 या थीटा कितना है 300 डिग्री है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद एल बराबर आर थीटा है तो आर 3 दिया हुआ है 5 पाई बाई 3 थीटा लिख दिए, थीटा की जगह पर ये लिख दिया, ये कट के आ गया, ये 3 से 3 कट हो गया और आ गया आपका 5 पाई, और पाई का मान 3.14 होता है। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15.71 होगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हमको ये वाला है, यानी कि सी है। ये वाला देखते हैं, इफ़ x बराबर 80, y बराबर 75 और z बराबर 70 है, देन वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है। x y z का मान दिया हुआ है, सब के जगह x और y z मान फिट करना है, तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसका कुछ बराबर होता है। इसको हम लोग निकालेंगे उसको आसान करने के लिए, ताकि सॉल्व करना आसान हो। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर बराबर होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। इन सब के जगह पर ये मान यदि फिट करेंगे, एक्स के जगह पर, वाई के जगह पर और जेड के जगह पर जो दिए गए हैं अंक वो फिट करेंगे तो पूरा सॉल्व करके ये आएगा आंसर, ठीक है, 16,875, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 कहाँ गया, ये है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 27x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3x माइनस 1। मतलब इसमें से क्या घटाएं ताकि जो बचा हुआ, इसमें घटाने के बाद जो बचे वो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड यदि कर दें और डिवाइड करके जो बचेगा वही इसमें से माइनस होगा, है ना। जैसे आपको 5 दिया हुआ है और इसको कहें कि इसमें से क्या किस संख्या से डिवाइड करें कि एक हमको शेष बच जाए, ठीक है। और नहीं, इसमें कहा जाएगा कि इसको 2 से डिवाइड करें और क्या 2 से डिवाइड करने के बाद जो है क्या बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो एक बचेगा वही एक्स्ट्रा होगा ना, वही इसमें पूछा जा रहा है कि संख्या में से क्या घटाया जाए ताकि वह इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जितना से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या कब बोल रहा है, उससे हम पूर्णतः पहले ही विभाजित कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा वो उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करके जो बचेगा वो ऑटोमेटिक डिवाइड वाला ही होगा। तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें 3x माइनस 1 दिया हुआ था, इसी से हमको डिवाइड करना था, ठीक है। तो 3x माइनस 1 है तो 3x माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। तो 3x बराबर हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है, और 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे इस प्रकार से है। अब इसमें मान हम लोग इसको वैल्यू इसका पुट करेंगे, ठीक है। 27x³ था तो 27 की जगह 1/3 का क्यूब कर दिया, ठीक है। माइनस 9x स्क्वायर था तो माइनस 9 कर दिए, x की जगह 1/3 का स्क्वायर कर दिए। माइनस 6x था तो माइनस 6 x की जगह 1/3 कर दिए, और माइनस 5 है। इन सब को, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो -7 आएगा और वही -7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वही -7 इसका ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 60 नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर दैट ऑफ स्क्वायर ड्रॉन इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके विकर्ण पर एक और स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद उन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात, ठीक है। तो एक स्क्वायर है इस तरह से और यही इसका विकर्ण है, और इसके विकर्ण से भी एक ये विकर्ण है, ठीक है। और इसके विकर्ण से एक और ये बन सकता है, यदि बनाना चाहे तो बन सकता है। तो जो ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। चलिए इसको हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इसी आंसर की में ही इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐड कर दिया गया है। तो
पेन से करने का ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको समझा दिया जाएगा। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, यानी कि ए रूट 2। तो ये जो है ये पहला ये जो स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, इसके डायगोनल पर बना है दूसरा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका तो इसकी जो भुजा है ए रूट 2 है, दूसरे वाले का भुजा ए रूट 2 है, ए रूट 2, तो इसी को स्क्वायर करेंगे वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले क्या था, पहले वाला ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर, इसका जो ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से कट गया, यहाँ 1/2 हो गया, 1/2। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा 61। देखिए, इफ़ ए मैन वॉक 8 km इन 4 आवर्स, एक आदमी 8 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है। द टाइम टेकन बाय हिम इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 km इज़, अब 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर 4 घंटा में चलता है, यानी कि आधा घंटा में 1 किलोमीटर वो चलता है। 8 किलोमीटर 4 घंटा में चलता है, यानी कि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के लिए लिया 4 घंटा, उसका आधा, तो 24 किलोमीटर चलने के लिए 12 घंटा लेगा, यानी उसका आधा। इसको कुछ सॉल्व करने की इधर उधर ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आगे है इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द, मतलब बोल रहा है कि एक वृत्त है, कॉर्ड मतलब हो गया वृत्त, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की एक जीवा है, जीवा से वृत्त के केंद्र, जीवा के वृत्त के केंद्र से जीवा का जो कोण बने, वृत्त के केंद्र यहाँ होगा, कोण बनाने के लिए ये इसमें मिलेगा और ये इसमें मिलेगा, और सेम लेंथ का एक और, ये जो लेंथ है ये सेम लेंथ का एक और जीवा। ठीक है, ठीक से वृत्त हम नहीं बना पाए, सेम लेंथ का एक और जीवा समझ लीजिए कि यहाँ है, और उसके साथ भी जो ये कोण बनेगा तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यही आपको बोला जा रहा है और ये बिल्कुल सही है। यदि आपने 10th क्लास में इसको प्रूफ भी किया होगा कि वृत्त की जीवा से वृत्त के केंद्र पर समान लंबाई की 2 जीवाएं या समान लंबाई के जीवा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, इसको प्रूफ भी करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान कोण ही बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, 9 से कौन डिवाइड है यही पूछा जा रहा है। तो 9 से डिवाइड वही होगा जो अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो गया तो समझिए संख्या 9 से डिवाइड होगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 है, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 3 जो तो 11 हो गया, 11 में 4 जोड़ें तो 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ें तो 20 हो गया, 20 में 8 जोड़ें तो 28 हो गया, और 28 में 8 जोड़ें तो 36 हो गया, और 36 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ए सर्किल प्लॉट कवर्स एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सर्किल है, ठीक है, और इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेसिंग द प्लॉट। अब इस प्लॉट को चारों तरफ इस तरह से घेरना है, और घेरने के लिए इसमें वायर की आवश्यकता है, तो उस वायर का जो लंबाई होगा वो कितना होगा वही पूछ रहा है। यानी कि वृत्त की क्या पूछ रहा है, ये वृत्त की परिधि पूछ रहा है, यानी कि एक मिनट, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त की परिधि निकालना है, तो हम क्षेत्रफल अगर मालूम है तो उससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी है इसका। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर बराबर 154 दिया है। ठीक है, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154/पाई। ठीक है, 154 पाई का मान 7/20 फिट करेंगे, इसको काट कूट के करेंगे तो r बराबर 7 आ जाएगा। अब जब r मिल गया है तो 2 पाई r निकाल लेंगे, 2 पाई r निकालिएगा r से तो 54 हो जाएगा,
2, पाई की जगह पर 22/7 फिट कर दिए, और 7 तो पहले से ही आर है, इसको आर 7 से 7 कट हो गया, और 2 में 22 से गुना किए तो 44 हो गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं। 65 में क्या है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट क्यूब। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो एक क्यूब है यानी कि घन है, तो 1 से लेके आपको 30 तक का, 1 से लेके 30 तक का घन, यदि कंपटीशन तैयारी करते हैं तो 1 से लेके 30 तक का घन, और 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आपको ध्यान तुरंत माइंड में फिट हो जाएगा कि ये 21 का क्यूब है, यानी कि यही ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट द नंबर ऑफ, मतलब एक संख्या है, अपने अंकों का 4 गुना है और अपने गुणनफल का 3 गुना है। संख्या क्या है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको यदि बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें आप बाई ऑप्शन चलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में बाई ऑप्शन चलते हैं। तो कह रहा है अंकों का योग 4 गुना है, अंकों का योग है का 4 गुना है, तो 8 और ये अंकों का योग ए से शुरू करते हैं, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 4 गुना 40, ये 40 नहीं है। इसको देखते हैं, 4 और 2 करेंगे तो 6 होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी एक मामले में ये फिट हो गया। दूसरा लाइन क्या है, गुणनफल का 3 गुना है, गुणनफल यानी कि 4 और 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 का 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा, यानी कि दोनों मामला इसमें फिट हो गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अनिल एज 5 years ago with his age 9 years later is 15, द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज, यानी कि जो अनिल है 5 वर्ष पहले जो इसका आयु था, 9 वर्ष की आयु का गुणनफल 15 है। 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद दोनों को गुना करेंगे तो उसका आयु का जो गुणनफल होगा वो 15 होगा। तो इसको भी बाई ऑप्शन में बनाएंगे। 5 वर्ष पहले ए से लेते हैं, 5 वर्ष पहले यानी कि अभी 9 है तो 5 वर्ष पहले इसका 4 होगा, और 9 वर्ष बाद इसका 18 हो जाएगा, 18 में 4 से गुना करेंगे तो 72 होगा, तो ये इसका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद 7 में 5 वर्ष पहले इसका 2 था, और 9 साल बाद हो जाएगा 16, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा, ये कितना है 7 ही है, ये भी गलत हो गया। ये तो बहुत, जब 7 और 9 वाला नहीं होगा तो 18 वाला थोड़ी होगा, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। 6 साल है, 5 साल पहले इसका 1 साल आयु होगा, और 9 साल बाद हो जाएगा इसका 9 6 15, यानी 1 में 15 से गुना करेंगे तो 15, ठीक है। तो यानी ये करेक्ट हो गया, 15 आ गया, यानी कि इसका डी करेक्ट आंसर होगा बाय ऑप्शन। इसको देखिए, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है। द वैल्यू ऑफ 512 के पावर है -3/9, तो 512 के पावर है -3/9, -3/9 है, ठीक है। चलिए फिर से लिखते हैं 512, इसका पावर है -3/9, इसको हम लोग कट कर सकते हैं 1/3 से, ठीक है। और किसी भी संख्या के पावर 1/3 है, इसका मतलब है कि उसका घन निकालना है। क्या निकालना है? घन। आप स्क्वायर निकालते हैं, रूट 2, इसका मतलब समझिए 2 के पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो इसका घन निकालना है, तो 512 किसका क्यूब है? 512 8 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका आंसर तो 8 हो गया, लेकिन माइनस तो वहाँ बचा हुआ है, यानी कि 8 के पावर -1 अभी भी है। 1/3 तो आपके जगह क्यूब निकाल दिए, तो किसी भी संख्या के पावर -1 है, इसका मतलब वो संख्या उसका 1 का बटा में है, समझ गए। यानी कि 1/4 को आप लिख सकते हैं 4 के पावर -1, तो इसका यही आंसर 1/8 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 6 आवर 32 मिनट 30 सेकंड, सेकंड है, एस छूट गया इसमें, सेकंड, इसमें भी सेकंड है। 6 घंटा 6 में 60 से गुना करना है तो ये मिनट हो गया, फिर 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड हो गया, प्लस 32 मिनट है, 32 में 60 से गुना करना है, प्लस 30 सेकंड ऑलरेडी है, तो इसको इतना को जोड़िएगा तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 23,550। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर एंड बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर
द फ्रैक्शन ऑफ 10 इज अंश में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर भिन्न 1/4 हो जाती है, तो भिन्न कौन सा है? इसको सोल्यूशन करना होगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि अंश में, यानी अंश हम क्वेश्चन मान लें कि फ्रैक्शन जो इसका है यानी कि भिन्न है x/y है, तो x इसका अंश हो गया और y इसका हर हो गया। x में 1 घटाएं, ठीक है y तो पहले से है ही, तो हो गया 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो इतना आया। फिर हम x में नीचे में 8 जोड़ दिए, x तो है ही, y में 8 जोड़ दिए यानी हर में 8 जोड़ दिए, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4 हो गया। और इसको सॉल्व किए तो हमारा आया इतना, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब एक इक्वेशन 1 में से 2 हम लोग घटा दिए, घटाने से जो आंसर आया वो आया x बराबर 5, ठीक है। और हमको x और y दोनों का मान निकालना है, तो x तो निकल गया, y का मान, x का मान y में एक कोई भी एक इक्वेशन में रखिएगा तो आ जाएगा y बराबर 2l, यानी कि जो भिन्न हो गया वो 5/12 हो गया। अब इसमें से एक जितना बोल रहा है उतना घटा के आप चेक कर लीजिए, उतना ही आएगा, ठीक है। तो x/5 हो गया 5/12। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है। 71 देखिए, बाय सेलिंग ए बास्केट फॉर 19 रुपये 50 पैसा, शॉपकीपर गेन 30% फॉर हाउ मच शुड बी सेल इट टू गेन 40%, यानी 19 रुपये 50 पैसे में एक दुकानदार ने इसको बेचा तो इसको 30% का लाभ हुआ। अब उसको कितना में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि होल वैल्यू का आपको ये टेक्निकल आइडिया अगर होगा तो तुरंत आप एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए CP हमने मान लिया, यानी कॉस्ट प्राइस x रुपये में ख़रीदा, तो x का 130/100 यानी कि लाभ कितना है? 19.5, 19.5 रुपया है। x में 130 रुपये लाभ लेके बेचा तो 19.5 आया, यानी कि इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x गुने हो जाएगा, ये 0 से 0 ऊपर कट गया, ये 0 से 0 कटा हुआ है, देख सकते हैं। x गुने 13 बराबर उधर हो गया 10 गुने 19.5। ये 19.5 में ये 10 से यदि हम गुना करेंगे, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि इधर से एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से 10 कट जाएगा, यानी 13x बराबर हो जाएगा 1950। 13 को इससे यदि कट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15। अब 40% कमाने के लिए 15 को 140/100 से गुना करेंगे तो 21 रुपया होगा, यानी कि 21 रुपये में वो बेचेगा तो उसको 40 रुपये का लाभ होगा। तो ये पूरी तरह से हमने इसको बना दिया। कुछ चेंज क्वेश्चन भी हमारे दिए जाते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। यदि आप JEE की तैयारी करते हो, AWM की तैयारी करते हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो, OS यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तैयारी करते हो, या APO की, इन सब के लिए हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मटेरियल्स मिलेंगे, वीडियोज़ लिंक मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेगा, और जो इसका चार्ज है वो पेड करना है। 3000 वर्तमान में इसका चार्ज रखा गया है। अभी 150 टेस्ट सीरीज़ का फ़ी लगता है अलग से, ठीक है। ज्वाइनिंग के साथ आपको 10 सेट प्रीवियस पेपर भी, जिस पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे उसका 10 सेट प्रीवियस पेपर, टोटल मटेरियल दिया जाएगा, और वीडियो लिंक दिए जाएंगे। प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए अलग से व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा, और टेस्ट का अलग से है 150 पर मंथ, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए हमको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है 8121390916, इस पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो ये भी व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं 8121390916, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अगले किसी न किसी क्वेश्चन के साथ या कोई नया PDF मटेरियल के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।